क्या हाल चाल आपके। तो काइनेमैटिक्स 1D अभी चल रहा है। हालांकि ये 1D तो नहीं है, सही मामले में देखा जाए तो ये 1D प्लस कैलकुलस है। केवल 1D तो ये नहीं कहलाएगा। क्यों बच्चों, सही बात है कि नहीं? क्योंकि इसमें हम कैलकुलस भी सीख रहे हैं, इसमें हम इंटीग्रेशन भी सीख रहे हैं, इसमें हम डिफरेंशिएशन भी सीख रहे हैं, ग्राफ भी सीख रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। तो इसको आप सिर्फ काइनेमैटिक्स की नजर से ही मत देखिएगा, आप इसमें बहुत सारी चीजें सीख पा रहे हैं। कुछ इसमें हम लोग मैं थोड़ा सा सीट पीछे करता हूँ ताकि सही से आपको दिखूं। हेलो एवरीवन। दो लेक्चर बाद लाइव अभिनव टुडे। ओके, सही है भाई, सही है। चलिए साहब, बढ़ते हैं आगे। तो शुरुआत करते हैं। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, कहाँ छोड़ा था? तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरिएबल्स। याद हो, 4 वेरिएबल्स हैं, 4C2, 6 तरीके के पेयर बनेंगे। उन 6 के 6 पेयर के बारे में हमने चर्चा की थी। नूबी ट्री एजुकेशन आज खुद लिख के पढ़ाओगे प्लीज। सर मैथ कहाँ से करें? अरे रुक जा लड़के, कितने सारे डाउट पूछेगा बे। तो बेटा ऐसा है कि मेरा मानना है कि खुद से पढ़ाने से बहुत टाइम लगेगा, क्लास बहुत लंबी होगी और उतना बेनिफिट आपको होगा नहीं, है ना? इस कारण से अभिनव कह रहे हैं सर बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं, प्रैक्टिस सेशन रख लो। अभी बहुत ऐसे टॉपिक तो हुए कहाँ हैं यार, मैथ्स टाइप के टॉपिक हुए हैं। क्या कहता है अभिनव, अभी क्या फायदा डिस्कशन करने का यार? ठीक है ना? रखेंगे, चिंता मत करो, डिस्कशन टॉपिक भी रखेंगे, ठीक है। तो एक बार रिलेटिव वेलोसिटी शुरू होने दो उस समय, उसके बाद ही काइनेमैटिक्स खत्म हो जाने दो, उसके बाद एक रखेंगे आप, चिंता मत, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन रखेंगे। थोड़ा लाइट इधर पता नहीं कहाँ से आ रही, इधर से आ रही, इधर से आ रही, भगवान जाने, कहीं से तो आ रही है। क्या करे इस लाइट का? अरे टेस्ट भी दोगे आप? मैं टेस्ट क्यों दूंगा यार नितिन, तू टेस्ट तो तुम्हें देना है बे। मैं क्यों टेस्ट दूंगा? हाँ मैथ आएगा ना, आ तो रहा है मैथ्स। मैथ्स में सर आपको पढ़ा रहे हैं अभी इस समय, देखें आप इसी चैनल पर। अभिनव नोट्स बनाने का टाइम बिल्कुल दूंगा बेटा। तो इंटर कन्वर्जन ऑफ वेरिएबल्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन लास्ट क्लास में नूबी ट्री एजुकेशन, मेरा मानना यह है कि सर के नोट्स का कोई फायदा नहीं है, बल्कि मैं तो सपोर्ट भी नहीं करता हूं कि मैं अपने नोट्स आपको दूं। कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको अच्छे से करना है ना तो आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे, वरना कोई फायदा नहीं है उन नोट्स का। अच्छा, जेई कोई नहीं करा रहा, मैं सर से बात करता हूँ, फिर से करो, है ना? मैं बोलता हूँ सर से कि जेई के भी क्लासेस स्टार्ट करें, जेई के लिए भी। तो सर से या किसी और सर से मदद मांगता हूँ मैथ्स के,
और शुरू कराता हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं यार, बढ़ने भी दो मेरे को। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन, लास्ट क्लास में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन में थे। अब मैं चाह रहा हूं कि अब आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को वापस से इस क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज करें, मतलब इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक, 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। सेल्फ नोट्स बेटा आदित्य, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाता हूं ना, वैसे वैसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपको लिखने चाहिए। सोल्यूशन में जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ वो सारी बातें लिखनी है, बहुत फास्ट लिखना होगा, और लिखने में बहुत स्टेटमेंट बनाकर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा भी आप लिख सकते हो, पता है, मतलब इंग्लिश भी कहने की जरूरत नहीं है, मतलब जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसे भी लिख सकते हो नोट्स बनाने में। समझ में आ गई बात? तो मेरा मानना यह कि नोट्स में बहुत सजाने की जरूरत नहीं है बच्चों। बहुत सजा के नोट्स लिखोगे ना तो कोई फायदा वायदा होने वाला नहीं है, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। तो आप बहुत स्लो जा रहे हैं, आप बहुत स्लो जा रहे हो। आई हैव कंप्लीटेड आपके पास आया था एज नीरज, इसीलिए मजा आ रहा है। ओके सर। नूब सर आपकी रोडो सोल्यूशन देखी, अब थोड़ा एक्सपोजर मिला तो मैं खुद भी करने लगा, अब सॉल्व हो रही है। थैंक्स अ लॉट सर। गुड बेटा गुड, बढ़िया बढ़िया। चलिए, तो बच्चों, a particle moves along x axis and its position changes with time t as x equals to 60 square minus 2t. Then find the distance and displacement of the particle over an interval of time of 5 seconds from start. क्या मेथड बताया था, याद दिलाता हूं। सबसे पहले बच्चों वो पॉइंट निकालिए जहां वेलोसिटी 0 हो, तो उसके लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। चलिए वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, dx by dt। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 12t माइनस 2 बराबर बोलो 0। चलो t की वैल्यू बोलो कितनी आ रही है, डिफ्रेंशिएशन सही है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। तो t की वैल्यू यहां से आ रही है 1/6, यानी कि केवल एक जगह वेलोसिटी 0 होगी, और वो जगह कौन सी है, t बराबर 1/6। भी हमें हमें एफडीएन पर इतना नहीं कराया था, थोड़ा बेटर है पर ऑलमोस्ट सेम है। एफडीएन क्या होता है बेटा, पता नहीं मुझे। हम्म, तो t बराबर 1, तो क्या हम लोग करेंगे डिस्टेंस के लिए, x एट t बराबर 0 माइनस x एट t बराबर 1/6 का डिफरेंस, प्लस x एट t बराबर 1/6 माइनस x एट t बराबर क्या बोलो 5, इसका डिफरेंस। ठीक है, चलिए t बराबर 0 डालेंगे तो 0 आएगा, माइनस एक्स टी बराबर 1/6 डालते हैं, देखते हैं क्या आता है। माइनस को प्लस कर देते हैं क्योंकि मॉड लेना है हम लोगों को, तो ये कितना आएगा, 6 इंटू 1/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/6। ठीक है बच्चों, ये मॉड प्लस x एट t बाई 6, फिर से 6 इंटू 1/6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/6 माइनस x एट 5, तो कितना आ गया 6 इंटू 25। ठीक है बच्चों, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और 2 5 में 10 आ जाएगा इसका मॉड। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 1/6 माइनस 2/6, या फिर यू कह सकते हैं 2/6 माइनस 1/6। पीछे वाला दिखाई नहीं दे रहा है बच्चों को, यार क्या करूं, आज ये ग्रीन स्क्रीन थोड़ी गड़बड़ लगी हुई है। कोशिश तो कर रहा हूं कि
अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको बाद में दोबारा से भी लिख दूंगा। अभी शायद सही हुआ हो थोड़ा सा। वेबकम वीडियो थोड़ी छोटी कर दूं है? ओके, गुड आइडिया बेटा। तो मैं नीचे हो जाता हूँ, जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है, या ऐसे हो जाओ, ऐसे होना ठीक रहेगा। चलो खैर, हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो 2/6 माइनस 1/6 बच्चों, ये आया 1/6। और इसी तरीके से 2/6 माइनस 1/6 अगर देखते हैं तो ये वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो कितनी आएगी? ये आएगी 1/6 माइनस 1/6, है ना? माइनस 25 इंटू 6 कितना होता है बच्चा पार्टी? 150, ठीक है। माइनस 150 प्लस 10, ये वैल्यू ऐड कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए, मजा आ गया है। माइनस 150 प्लस 50 कितना हुआ? माइनस 140। और फाइनली आंसर आता है 140 माइनस 1/6, माइनस 140 माइनस 1/6, इन दोनों को जोड़ रहा है। तो कितना आया? 1/6 प्लस इन दोनों को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 140। एक काम करते हैं, 1/6 मतलब जब प्लस करेंगे मॉड हटाएंगे तो 140 प्लस 1/6 आ जाएगा ना बेटा? ठीक, तो यह आ जाएगा 2/6, तो 140 प्लस 1/3। इसको यहां से कैलकुलेशन को यहां ले जा रहा हूं ताकि आपको दिखता रहे। तो 140 प्लस 1/3 कितना हुआ? 420 प्लस 1/3, दैट मीन 421/3 इज द आंसर। ये है इसका आंसर। 421/6। हाँ, देख लीजिए, किसी को कोई डाउट आ रहा है बच्चों तो पूछ लीजिए। 421/3 इज द आंसर, बिल्कुल सही बात है। किसी का आ गया था क्या ये आंसर बच्चों? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, है ना? आगे की कहानी देखते हैं। अगली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों लोग, वो है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। देखते हैं क्या है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन, क्या होता है जरा समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो ये है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें पहले मैं एक काम करता हूँ, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन पहले मैं बता देता हूँ, फिर लिखा हुआ देखोगे तो सही रहेगा, ठीक है? तो बच्चों मान लीजिए ये कोई ग्राफ है फंक्शन का, और फंक्शन है y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x, y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो y यहाँ पर, ये x यहाँ पर। अब ये y एज अ फंक्शन ऑफ x तमाम तरीके का हो सकता है। y बराबर एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें, है ना? तो इसमें मान लीजिए कुछ इस तरीके का ग्राफ आया, ठीक। मैंने कहा कि यार अगर मैं fx dx इंटीग्रेशन पूछूं, या यूं कहूं कि y dx का इंटीग्रेशन पूछूं, तो उसका मतलब इस ग्राफ में क्या होता है, जैसे कि डिफरेंशिएशन का मतलब ग्राफ में स्लोप होता था, वैसे ही दिमाग में एक बात आई कि यार ये इंटीग्रेशन y dx का क्या मतलब होता है, ठीक है ना? मैं कहा ठीक, देखते हैं साहब, ध्यान दीजिएगा जरा। y किसी भी पॉइंट पर जाइए तो उसका y कोऑर्डिनेट ये हाइट होगी बच्चों, ये हाइट y कोऑर्डिनेट होगी कि नहीं होगी? तो ये हाइट हो गई y कोऑर्डिनेट,
ये लीजिए साहब, इंटू dx। तो मैंने कहा कहाँ का dx? अरे कि y fx का, मतलब उस पॉइंट पर आसपास dx। तो मैंने उस पॉइंट के आसपास dx, तो ये हो गया कि कितना छोटा, कि याद करो वो पहली वाली क्लास डिफरेंशिएशन की, उतना छोटा। तो ये है dx बच्चों, और ये है y। तो क्या मैं कह सकता हूं ये छोटा सा एरिया जो ऐसे ऐसे हैच किया हुआ है, dA इसको अगर मैं लिखूं तो क्या ये y dx देगा बच्चों? और अगर मैं इसको इंटीग्रेशन कर दूं से x1 से x2, तो क्या कह सकता हूं इस तरीके के सारे एरिया का समेशन होगा x1 से लेकर के x2 तक। जितनी स्ट्रिप आएंगी सबका समेशन आ जाएगा इस इंटीग्रेशन से। दैट मीन्स दिस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल fx dx x1 से x2। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, और इंटरेस्टिंग बात यह है बच्चों, ध्यान रखिएगा, x1 से x2 fx dx की जगह याद रखिएगा इंटीग्रल x1 से x2 फंक्शन, या फिर y कोऑर्डिनेट, या फिजिकल क्वांटिटी ऑन y एक्सिस इनटू d ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। फिर से बोल रहा हूं, जब भी ऐसा इंटीग्रेशन हो कि फिजिकल क्वांटिटी ऑन y एक्सिस यहां लिखी हो, और d ऑफ जो एलिमेंट छोटा है वो फिजिकल क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय x एक्सिस हो, तब ये एरिया कौन सा? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ऑन x एक्सिस पर एरिया। ठीक, समझ में आ गई बात? नितिन ने पूछा सर समेशन और इंटीग्रेशन में क्या फर्क है? बेटा समेशन डिस्क्रीट वैल्यूज का होता है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं 1 + 1 के जस्ट बगल वाला नंबर प्लस उसके जस्ट बगल वाला नंबर, जो कि पता ही नहीं है हमको, क्योंकि 1 के जस्ट बगल वाला नंबर आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो। 1.000000000000 सुबह से लेकर शाम तक, 1 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल तक आप बोलते रहो 000। लास्ट में जब आप 1 लगाओगे तो कोई कहेगा इसके बाद एक और 0 लगा के 1 लगा। तो किसी भी नंबर के जस्ट बगल वाला नंबर हम इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस नंबर्स का समेशन इंटीग्रेशन होता है, और डिस्क्रीट नंबर्स का समेशन जो है वो सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो एरिया अंडर द कर्व, ये हो गई कहानी। ठीक बच्चा पार्टी, चलिए एक इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अगर ये एरिया नेगेटिव आया है तो सोचिए जरा ध्यान से, ये y की वैल्यू नेगेटिव होगी, ये y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो जब आप y dx निकालोगे तो गणित को क्या पता कि आप y हाइट ले रहे हो, तो y कोऑर्डिनेट बताएगा जो कि नेगेटिव है। तो ये वाला एरिया कैसा आएगा? बोलो, नेगेटिव आएगा। और जो ऊपर वाले एरिया होंगे ये कैसे आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। इस बात का ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन में अब कुछ लिखी हुई बातें जो पहले से लिख रखी हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन गिव एरिया ऑफ दैट फंक्शन विद x इंटीग्रल एलिमेंट एज x एक्सिस, with x as axis. Area of the function also includes sign plus and minus, a2 negative a1 positive। तो अगर मैं इंटीग्रल y dx x1 से x2 ले जाऊंगा तो ये a1 plus a2 के बराबर बच्चों नहीं आएगा, ये a1 minus a2 के बराबर। तो सर किसी ने कहा मुझे a1 plus a2 ही चाहिए, तो अपन क्या बोलेंगे पता है? मान लीजिए ये है x1, मान क्या लीजिए ये x1 है भाई, है ना? एक मिनट, हाँ मान ये है x1, ये है x2, चलिए इसको मान लेते हैं xm। ऐसे केस में क्या कहेंगे बच्चों? एरिया अंडर कर्व नहीं समझे, ओके। एरिया अंडर कर्व का मतलब है कोई भी कर्व x एक्सिस पर, वो कर्व x एक्सिस पर उस पर
कोई दो पॉइंट ले लीजिए उस कर्व के, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, ये एरिया, दिस इज कॉल्ड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ऑन एक्स एक्सिस। तो समझ में आ गई बात बेटा आपकी, ठीक है, ये एरिया की बात चल रही है, ठीक। अब मैं क्या कह रहा था, किसी ने कहा मुझे तो a1 प्लस a2 निकालना है, तो बच्चे आप समझदार हैं, x1 से xm y dx निकाल लीजिए, प्लस xm से x2 y dx का मॉड उसमें जोड़ दीजिए, तो या यूं कहें कि सारे मॉड आपस में जोड़ देंगे तो a1 प्लस a2 आएगा। अगर आप डायरेक्ट निकाल रहे हैं बच्चों, x1 से x2 डायरेक्ट निकालना है, तो ऑटोमेटिकली जो आएगा वो a1 माइनस a2 आएगा। ध्यान रखिएगा a1 प्लस a2 नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चा पार्टी आपको? मैं थोड़ा सा वीडियो छोटा करता हूँ ना। a1 माइनस a2 अभिनव पूछ रहे क्यों आएगा बच्चा, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना बाबू, क्या बात बताई थी, ये बताया था कि जब आप हम लोग इंटीग्रल इंटीग्रल y dx जब करेंगे, जब इंटीग्रल y dx लिखेंगे, और जब नीचे वाला y, भाई y है क्या चीज, y तो कोऑर्डिनेट है बेटा। तो जब y, जबकि एरिया में y तो ये डिस्टेंस होती है, लेकिन फंक्शन में आप y की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे बेटा, तो y क्या आ जाएगा, y तो एक वैल्यू होगी, और y यहाँ पर निगेटिव होगा ना, इसका मतलब ये एरिया इस एरिया का निगेटिव एरिया होगा, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी में कोई और डाउट हो बच्चों तो पूछो। यार इसको और छोटा करता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है, इसकी जरूरत है नहीं इतने बड़े की शायद। इसमें से काम चल जाएगा मेरे हिसाब से। हम्म अभिनव कुमार समझ में आ गया। आदित्य ने बोला नो सर, नो सर का मतलब क्या है आदित्य बेटा, तेरी बात नहीं समझ पाया मैं। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। फाइंड, हाँ अगर सेम एक्सेस पे मतलब, अगर बेटा ऐसे समझो, अगर ये y एक्सेस के नीचे है तो निगेटिव होगा, y एक्सेस के ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता तो a1 प्लस a2 होता, ये a2 है ये a1 है, तो अब a1 प्लस a2 आएगा, तो a1 प्लस a2 आएगा। सही बात समझ में, ठीक, ठीक है। चलिए फाइंड द एरिया ऑफ द फंक्शन y बराबर साइन एक्स विद x एक्सिस फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 2 पाई। फटाफट बताइए बच्चों, जल्दी से देखते कितने लोग बताते हैं। सॉरी, दिवाली की छुट्टी होगी बच्चों, मैं 21 से 27 क्लास नहीं लूंगा, लिख लीजिएगा। 21 से 27, 21 टू 27 ऑफ है। सर थर्ड क्वाड्रेंट में एरिया पोजीशन होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा बेटा, बस वाई एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के निगेटिव है तो नीचे है तो निगेटिव, बस थर्ड तो हो ही सकता है। थर्ड में क्या होगा भाई, डीएक्स तो पॉजिटिव ही है ना हमेशा, डीएक्स निगेटिव नहीं है, क्योंकि डीएक्स हमेशा एक्स एक्सिस के बढ़ने का डायरेक्शन है बच्चों।
हो गया भाई? तो मैं भी जरा करके देखता हूँ। इंटीग्रल साइन एक्स dx 0 से 2 पाई, भाई यही तो बोला है। इसका एरिया अंडर द कर्व ऑन एक्स एक्सिस 0 से 2 पाई। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ? साइन एक्स का इंटीग्रेशन हुआ कॉस एक्स 0 से 2 पाई, तो माइनस कॉस एक्स, सॉरी। तो ये आ गया 1 -1 माइनस ऑफ -1, ये आ रहा है 0। ऐसा क्यों हो रहा है पता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि साइन एक्स का 0 से पाई जितना पॉजिटिव एरिया होता है, 0 से 2 पाई उतना ही निगेटिव एरिया होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 0 से पाई का इंटीग्रेशन निकाल करके डबल कर दें तो भी तो काम बन जाएगा। ये हुई ना बात। तो एरिया होगा डबल ऑफ माइनस कॉस एक्स 0 से पाई। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, -2 कॉस पाई की वैल्यू माइनस कॉस 0 की वैल्यू। बच्चों कॉस पाई की वैल्यू पता है क्या होती है? -1 और -1, तो कितना आ गया? जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए, कितना आ रहा है? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट है आंसर साइन एक्स के ग्राफ का। देख लीजिए, कोई डाउट आए तो पूछ लीजिए। नितिन 4 होगा। दो, एक लूप का एरिया होगा 0 से पाई तक का, तो पाई से 2 पाई का उसमें ऐड करेंगे तो फिर वो 4 आ जाएगा। सर मेरा नोन वाला एक बंदा 6 में शुरू किया था। अब 6 में क्या 5 से शुरू कर सकते हो यार, पैदा होते ही शुरू भी कर सकते हो। उससे कंपटीशन करने का कोई फायदा नहीं है बच्चा। ये मैं गारंटी ले सकता हूं कि कोई बच्चा 11th में भी शुरू करेगा ना, तो 6 से शुरू करने वाले को पछाड़ सकता है। जान, ये महा बकवास चीज है कि 6 से शुरू कर दिया, ज्यादा नुकसान होता है। अगर उसने ऊट पटांग डायरेक्शन में पढ़ना शुरू कर दिया है तो 6 से पढ़ना और बेवकूफी है। तो इसलिए बिंदास पढ़ते रहो जो पढ़ाया जा रहा है ना। अभिनव कह रहा है सर प्लीज री एक्सप्लेन। बिल्कुल करते हैं बाबू। देखो साइन एक्स 0 से 2 पाई का इंटीग्रेशन करके देखा, 0 आ गया, सत्यानाश हो, 0 आ गया, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये एरिया पूछ रहा है और हमारा इंटीग्रेशन एरिया विद साइन बताता है, तो हमारा दिमाग चमका। हमारा दिमाग ये चमका कि 0 आने का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होंगे। तो एक काम करते हैं, पता करते हैं। तो पता चला 0 से पाई में साइन एक्स का जितना पॉजिटिव एरिया होता है, पाई से 2 पाई में उतना नेगेटिव होता होगा, तभी तो समेशन 0 आ रहा है। लेकिन लोगों ने तो एरिया पूछा है, लोगों ने तो हमसे ये पूछा है बच्चों, ये तो क्यों ना हम 0 से पाई वाला निकाल करके उसको डबल कर दे, काम बन जाएगा। तो डबल 0 से पाई। अभी अभिनव समझ में आया? सर एलन के स्टार बैच स्टूडेंट से आगे कैसे आए? एलन के स्टार बैच के स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे हैं अभी भी। कुछ कुछ हैं, कुछ नहीं है। बहुत आराम से आ जाओगे, बस पढ़ते रहो, प्लीज फोकस्ड रहो। दूसरों से ज्यादा अपने आप को देखो, अपनी कमियों को पहचानो, अपने आप को इम्प्रूव करो। दूसरों पे ध्यान मत दो, आप उनसे बहुत आगे चले जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर करने के लिए एक टेबल बना करके दे रहा हूँ, एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ और एटी ग्राफ। इसकी यूज बहुत ज्यादा पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, खासकर जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक्सटी ग्राफ का स्लोप पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी बताता है। वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन बताता है। और एटी ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं, कोई सिग्निफिकेंट चीज नहीं बताता है। अब एक नई चीज पढ़ी है अभी अभी, एरिया, जो कि इंटीग्रेशन से पढ़ी थी। तो याद करें, एक्सटी ग्राफ का एरिया तो अंडर कुछ नहीं बताता, वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व, ये है वी, ये है टी। चलो बताओ वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या लिखोगे? इंटीग्रल वी डी लिखोगे बच्चों? चलो बताओ इंटीग्रल वी डी क्या होता है, कैसे पहचाना जाए? व्हाट इज इंटीग्रल वी डी? बताता हूँ पहचानने का तरीका। आपको v बराबर क्या पढ़ाया गया है? v बराबर dx बाई dt पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है? क्या बचा? dx बचा। तो यानी कि वीटी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व dx का इंटीग्रेशन मतलब डेल्टा x देगा। देखो लिखा है डेल्टा x की नहीं लिखा है, ये पहचानने का तरीका है। चलो एटी पहचानते हैं। a है y एक्सिस पे, t है x एक्सिस पे।
चलो बताओ ए को क्या लिख सकते हैं, डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं, लिख दिया, ये हो गया कैंसिल। डीवी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, डेल्टा वी। चेक करो लिखा है क्या, डेल्टा वी लिखा है साहब। तो ये एरिया अंडर द कर्व बताता है। हो गई कहानी खत्म। चलो जी आगे बढ़े, क्वेश्चन वोश्चन हो जाए जरा, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन करने का मन है तो करिए जरा, शुरू हो जाइए, क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। करिए 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 फटाफट करिए। कृष्ण ने आंसर बताया है 55। केवल क्रिस कर पाया लग रहा है बस। नितिन ने आंसर बताया है 45, इसका मतलब दाल में कुछ काला है, दाल ही पूरी काली है। नहीं, नितिन ने आंसर हटा दिया। नितिन का भी 55, ओहो हो, दाल में कुछ काला नहीं है अभी तक। चलिए बाकी लोग का देखते हैं। अंश का भी 55, बहुत बढ़िया, 3 लोग हो गए 55 के, ओहो हो। चार, अरे अंश एक, अबे नालायक, एक ही बार लिखना, ऐसा लग रहा 2 लोगों का हो गया। आदित्य का भी 55, इसका मतलब आंसर 55 है। चलिए देखते हैं। फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट टी बराबर 10 सेकेंड। मान लीजिए मैं अभी ग्राफ भूल जाओ, ठीक है, मुझसे पूछा गया एक्स कोऑर्डिनेट बताइए टी बराबर 10 सेकेंड पर, टी बराबर 0 पे एक्स बराबर 5 है, तो टी बराबर 0 पर एक्स बराबर 5 है बच्चों, तो टी बराबर 10 पर पूछा गया है एक्स कितना होगा। तो अगर मुझे किसी तरीके से ये पूरी डिस्प्लेसमेंट पता चल जाए तो एक्स बता दूंगा कि नहीं। ग्राफ किसका दिया है, वेलोसिटी टाइम का, याद करिए अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, वेलोसिटी टाइम का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट जो हमें चाहिए। कहाँ तक का एरिया, 10 सेकेंड तक का एरिया। जरा बताइए तो सही, 10 सेकेंड तक का एरिया क्या होगा बच्चों, तो 10 सेकेंड तक का एरिया ये होगा गुरुजी। ये एरिया कितना है, ये है हाफ, हमने ट्राइंगल का एरिया पढ़ा है, क्या पढ़ा है बच्चों, ट्राइंगल का एरिया बताइए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही पढ़ा है बच्चों। कितना आ गया एरिया, 50 आ गया। ये होगा एक्स, ये डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रख लेना भाई, 5 पर तो तुम पहले ही थे और 50 है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, तो पहुंचे कहाँ पर, 55 पे पहुंचे ना यार। तो ये बराबर होगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल के, यहाँ से एक्स फाइनल की वैल्यू आती है कितनी, 55 मीटर। शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। किसी को डाउट हो तो पूछिए, वेट कर रहा हूँ।
ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए जल्दी से फटाफट। फाइंड द टाइम, सेम है, सब कुछ सेम है। इसका बी पार्ट, फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल रीचेस इनिशियल पॉइंट अगेन। देखते हैं कौन दिमाग का तेज बच्चा है यहाँ पर। चैलेंज है, करके दिखाओ। नितिन का आंसर आया √2। अच्छा जी, ये कैसे हो सकता है यार नितिन? 30 सेकंड पर तो यहाँ पर था। चलिए बताना शुरू करता हूँ। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको देख करके। बच्चों, आपको ये तो बताया नहीं गया है कि ये ग्राफ कहां तक गया है, ये तो नहीं बताया गया है। ठीक, तो अगर आप चाहते हो कोई पार्टिकल जहां से चला है वहीं पहुंच जाए, तो बताइए बच्चों उसका डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व अगर t1 से t2, t बराबर 0 से t तक मैं निकालूं तो डिस्प्लेसमेंट देता है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट 0 चाहिए, यानी कि एरिया अंडर द कर्व जो विद साइन वाला एरिया अंडर द कर्व होता है वो 0 चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव एरिया a1 है और मान लेते हैं ये घटना t समय पर घटती है, ये है वो t टाइम। तो मैं क्या कह सकता हूं, जितना पॉजिटिव एरिया अगर उतना ही निगेटिव हो गया, a1 और a2 बराबर हो गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा बच्चों। क्लियर? बस हो गया काम अपना। देखिए कैसे, a1 की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, तो बेस है 30 का, 30 का बेस है और हाइट है 10 की, तो हाफ इंटू 30 इंटू, आदित्य ने कुछ आंसर निकाला देखते हैं, इंटू 10, तो ये कितना आया बच्चों? 150 मीटर। ठीक है, ये एरिया आ रहा है। और अगर मैं इसको टी लेता हूं बच्चा पार्टी, तो सिर्फ ये बेस पर इसको एरिया निकालना ना, तो बेस लेंथ चाहिए, ये है 30 और ये पूरा है टी, ये पूरा है टी, तो केवल इतना कितना बचा? टी माइनस 30 बचा। अब हाइट चाहिए, कैसे निकालें बच्चा पार्टी? हाइट कैसे निकालें? तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया। हाइट निकालने के लिए निकाल सकते हैं, देखो कैसे। अगर ये थीटा है बच्चा, तो ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। तो टेन थीटा जरा ऊपर वाले ट्राइंगल से निकालो, कितना आएगा? ये हाइट बचे बटे ये, बोलो ना। और ये लेंथ कितनी है? 20 है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 10/20, मतलब 1/2। अच्छा, अब यहां से अगर मैं इसको v बोलता हूं, इस लेंथ को v बोलता हूं, तो v अपॉन t माइनस 30 की वैल्यू भी बच्चा पार्टी हाफ होनी चाहिए। ठीक, तो बोलो v की वैल्यू कितनी आई?
v की वैल्यू यहां से कितनी आई, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, जगह बना लेता हूं बच्चों अपने लिए, है ना। हाँ, तो v की वैल्यू कितनी आई, तो v की वैल्यू आ रही है t माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गई t माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2। ये वाला एरिया कैसे निकालें, बेस इंटू इसकी हाइट इंटू हाफ, और ये बराबर किसके होना चाहिए, 150 वाले के बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो कर देते हैं 150 बराबर हाफ इंटू टी माइनस 30 इंटू टी माइनस 30 बाई 2, ये आ गया। तो ये वैल्यू आ रही है बच्चों टी माइनस 30 का स्क्वायर बराबर टी माइनस 30 का स्क्वायर बराबर कितना आया, जल्दी बोलो, टी माइनस 30 का स्क्वायर कितना आया, 150 इंटू 4, और 150 इंटू 4 कितना है, जरा बताओ तो सही, 150 इंटू 4 कितना आ रहा है, 600, यही आ रहा है। अरे आ रहा ना यार, ठीक। क्या मैं कह सकता हूं यहां से t माइनस 30 की वैल्यू प्लस माइनस 10 रूट 6 होगी, देख लीजिए, t माइनस 30 की वैल्यू प्लस माइनस 10 रूट 6 होगी। अब एक बात बताओ, इस टाइम की वैल्यू 30 से बड़ी होनी चाहिए, ये तो दिख रहा है यहाँ सर। अरे ये देखो ना यार, हमने यहाँ पर ये t लिया है ना, 30 से तो बड़ा ही होगा, तो कौन सा लेना चाहिए, प्लस वाला एक्सेप्टेबल है। तो t की वैल्यू आती है 30 प्लस 10 रूट 6 सेकेंड, ये है आंसर। ओहो, मजा आ गया यार इस क्वेश्चन में, तो हिला दिया भाई, मजा आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिल खुश हो गया मेरा तो। देख लीजिए, कोई डाउट आए तो पूछिए। आदित्य ने बिल्कुल सही आंसर बताया था, शाबाश आदित्य। 30 प्लस 10 रूट 2, वेरी गुड, वेल डन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन फिर आपको देता हूं, फिर से ट्राई करिए, शुरू हो जाइए। पूरी प्रैक्टिस जो पढ़ा है अभी तक, सबकी प्रैक्टिस, जो टेबल बनाई थी ना, उसकी पूरी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। सर ये ग्राफ विजुलाइज नहीं होता। बच्चा, विजुलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है तुमको, विजुलाइज करना ही नहीं है, काहे के लिए विजुलाइज करोगे, रूल्स, थ्योरम, लॉ, इनको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करो, विजुलाइज करने की जरूरत है ही नहीं, अपने आप विजुलाइज होने दो, टाइम लगेगा, एकदम से विजुलाइज नहीं होगा, लेकिन रूल्स पर स्टिक रहो, जो रट्टा मार के रखो रूल को, जितना ज्यादा रूल्स आप याद रखोगे, अपने दिमाग में रूल्स जितना ज्यादा रखोगे, उतना ही जल्दी विजुलाइजेशन शुरू होगा। समय लगेगा, विजुलाइजेशन बहुत जल्दी नहीं आएगा, घर में ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, विजुलाइजेशन बढ़ेगा। तो velocity time graph of a particle moving along the x-axis is shown in the figure. Find the acceleration of the particle at t बराबर 5 and t बराबर 25 सेकेंड। चलिए शुरू हो जाते हैं। t बराबर 5 सेकेंड पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है, जरा ध्यान से सुनना, याद करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सीलरेशन निकालना है, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो, कैसे निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन dv बाई dt होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अच्छा, स्ट्रेट लाइन में जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा वही तो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन होगा यार, स्ट्रेट लाइन खुद ही अपने आप में टेंजेंट ही है, तो ये थीटा अगर है, यही आंसर होगा 5 पर। क्यों भाई, कितना होगा, ये हाइट कितनी है 10 और ये कितनी है 10, तो एक्सीलरेशन एट t बराबर 5 कितना आ गया 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, t बराबर 25 आया यहां कहीं, यानी कि इस लाइन का स्लोप, मतलब अगर ये थीटा है बच्चा पार्टी, तो टेन थीटा, ये इसको थीटा नहीं, इसको अल्फा लिखते हैं और इसको फाई लिख देते हैं, ठीक है।
10 अल्फा ये स्लोप होता है, ये है एक्सीलरेशन की वैल्यू एट टी बराबर 25 जो कि है -10 फाई के बराबर। और 10 फाई कितना है बच्चों, जरा देखो तो सही, ये लेंथ कितनी है 10। ओहो गुरुजी ये कैसे निकालें, अबे ये 10 है तो ये 20 होगा ना, और ये 30 है तो ये 20 हुआ ना, तो कितना आया -1/2, यही एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन इज -हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हर अंश हर बार 2 आंसर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया अंश बाबू। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए और फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, शुरू हो जाइए। हाँ सही कह रहे हो नितिन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं जो ग्राफ में देखने से, मतलब स्केल पे ग्राफ नहीं होता, ग्राफ में देखने से कुछ और समझ में आता है और एक्चुअल में कुछ और होता है। ठीक है भाई, फाइंड द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम टी बराबर 5 टू टी बराबर 25 सेकेंड। अब t बराबर 5 से t बराबर एवरेज एक्सीलरेशन, थोड़ा दिमाग पे जोर डालते हैं। a बराबर डेल्टा b बाई डेल्टा टी। अरे याद आ गया, गुरुजी ने पढ़ाया था, एवरेज वैल्यू जो है वो सीकेंड का स्लोप होती है। ओ हो। तो t बराबर 5 पर और t बराबर 25 पर अगर हम स्लोप देखें तो ई स्लोप आता है ए ऐसा। ये पूछ रहा है भैया, नेगेटिव तो होगा ही कंफर्म है, तो इसको मान लेते हैं अल्फा, ये अल्फा है, तो एक्सीलेशन एवरेज एक्सीलेशन होगा -10 अल्फा। चलिए हम निकालें, तो निकाले कैसे भाई, बहुत मुश्किल है ये तो। देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसको निकालने का तरीका, सबसे पहले वैल्यू निकालिए। वैल्यू कौन सी निकालें गुरुजी, वैल्यू निकालिए उन पॉइंट पर जिन पॉइंट पर आपको एवरेज एक्सीलेशन जिन दो पॉइंट के बीच में देखना है। ठीक है, वैल्यू निकालते हैं। देखो बच्चों, इस लाइन का स्लोप कितना है, 45 है, 45 है, 1 है, स्लोप तो 1 है। इसका मतलब देखो ध्यान से सुना, यूनिटरी मेथड पढ़ा है, ये 10 तो ये भी 10, तो अगर ये 5 तो हाइट भी तो 5 होगी, तो ये वैल्यू आ गई 5, ये वैल्यू, ये हाइट आ गई 5। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया, टेन थीटा से कर लो। अच्छा अब यहां पर आ जाओ, ये वाला फाई एंगल था। अच्छा 10 फाई की वैल्यू क्या आई थी बच्चा पार्टी, 10 फाई की वैल्यू आई थी हाफ, याद आया, 10 फाई की वैल्यू हाफ आई थी भाई। अच्छा अब यहां खड़े हो जाओ, कहां पर, 25 पर। तो 25 पर ये हाइट, ये डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, ये 5, और ये हाइट हमें पता नहीं, मान लेते हैं y। तो क्या लिखें, y/5, y/5, ये हाफ के बराबर होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2। अरे बोलो ना बाबू, आ रही है कि नहीं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ए ऐसे जोड़ दीजिए, और इसका स्लोप निकालने के लिए ये वाली हाइट डिवाइडेड बाय ये वाला बेस, ये 10 अल्फा एवरेज के बराबर होगा, तो -5 मतलब 5/2 डिवाइडेड बाय, बोलो बच्चा पार्टी, 25 में से 5 गया 20। हा क्या बात है। तो ये कितना आया, -1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। 3/8 क्रिश कह रहे हैं, अंश कह रहे हैं 5/8, क्रिश कह रहे हैं सॉरी -3/8। अच्छा जी, कुछ मैंने गड़बड़ कर दिया मतलब है। चलो फिर से देख लेता हूँ यार, कुछ हो सकता है गलती हो गई मेरे से। टेन अल्फा की वैल्यू हाफ हो गई, तो y की वैल्यू होगी 5/2।
ठीक है, और ये वाले y की वैल्यू 5 है। वेलोसिटी निकाल करके नहीं, v बाई टी ने, हाँ वेलोसिटी तो निकालिए बेटा। ये 5 और 5/2 ये वेलोसिटी तो है उस पॉइंट की, ये उस पॉइंट की वेलोसिटीज तो है। तो 5 माइनस 5, 5/2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई टाइम। अभिनव बाबू सही है? ठीक है जी साहब, मेरा आंसर सही आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। बच्चों अब बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट आने वाला है। यहाँ पर बहुत लोग टाइम फिस हो जाते हैं। क्यों टाइम फिस हो जाते हैं मुझे नहीं पता क्यों हो जाते हैं, लेकिन हो जाते हैं ग्राफ में। तो अब ग्राफ ऑफ, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, ध्यान से सुनना। जो 4 क्वेश्चन किए, उन चारों क्वेश्चन में था क्या? ये चारों क्वेश्चन थे, आपको ग्राफ दिया गया था, याद करिए, और आप उससे इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे, यही कर रहे थे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो। ग्राफ आपको इंफॉर्मेशन दी जाए और आपसे कहा जाए ग्राफ ड्रॉ करिए, एक तो ये हो सकता है, ठीक। एक और हो सकता है, ग्राफ दिया है, ग्राफ ड्रॉ करिए, मतलब अरे मतलब वीटी दिया है, एक्सटी और एटी ड्रॉ करिए, एटी दिया है, वीटी ड्रॉ करिए। तो 2 चीजें पढ़नी बाकी है, एक चीज पढ़ सकी है, टोटल 3 चीजें होती हैं। पहली चीज ग्राफ दिया है, इंफॉर्मेशन पूछी गई है। दूसरी चीज इंफॉर्मेशन दी गई है, ग्राफ पूछा गया, और तीसरी चीज ग्राफ ही दिया गया है, ग्राफ ही पूछा गया है। तो ये एक चीज हो चुकी है, बाकी की 2 चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, जो आपके सिलेबस में है। चलिए जी साहब शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक्सीलरेशन ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और कांस्टेंट भी है, तो बच्चों इसका ग्राफ कैसा होगा? बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा होगा। लेकिन जरूरी थोड़ी ना ऐसा हो, कुछ भी हो सकता है। कि मतलब, अरे मतलब मेरा कहने का ये है कि ऐसा 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 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स कि कितने टाइम के लिए दिया गया है ना भाई। कांस्टेंट का मतलब तो यही हुआ, क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर ऐसा है, एक मिनट रुकना जरा, मुझे कितने पेज दिए गए, मैं जरा ये पेजेस देख लूं, उसके बाद फिर मैं शुरू करूंगा बच्चों। ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया, अच्छे पेज दिए गए, तो मैं ये घबरा रहा था कि ऐसा ना हो पेज कम पड़ गए हैं। ठीक है, सफिशिएंट पेज दिए गए, तो ध्यान से सुनिएगा। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। चलिए बताइए वेलोसिटी टाइम क्या क्या हो सकता है, मैं बताता हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, याद से ध्यान से सुनना, एक्सीलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप होता है, एक्सीलरेशन dv बाई dt होता है, यानी कि स्लोप ऑफ वीटी, स्लोप ऑफ वीटी, एक्सीलरेशन लेकिन क्या लिया गया है? पॉजिटिव। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो वो सारी लाइंस जिनका स्लोप पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ये लीजिए, दीज आर ऑल पॉसिबल ग्राफ्स। सर ये कैसे? अरे डिपेंड करता ना यार कि t बराबर गिवन टाइम पर वेलोसिटी क्या थी, स्टार्टिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि कहां से शुरू हो रहा है। तो नेगेटिव भी हो सकती, कि हो सकती पॉजिटिव, हो सकती कि हो सकती, ठीक। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब बात करते हैं, लेकिन गुरुजी अब इनमें से कौन सी होगी ये कैसे कह सकते हैं? मैंने बोला ना यार, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गिवन कंडीशन, कंडीशन देनी पड़ेगी। चलिए एक्सटी ग्राफ पर आते हैं। बच्चों जरा ध्यान से सुनना जरा, क्या मैं कह सकता हूं a बराबर d2x बाई dt2 होता है? और किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्या बताता था, याद करो जरा, किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव क्या बताता था, क्या बताता था, थोड़ी कोशिश करो। हाँ याद आया, कर्वेचर, कर्वेचर। अच्छा थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, d2x बाई dt2 कर्वेचर तो बताता था, लेकिन अगर कर्वेचर पॉजिटिव आया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, तो कॉन्केव अपवर्ड ग्राफ आएगा कि नहीं आएगा?
कॉनकेव अपवर्ड। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? नितिन सर, आपने टीईपीएस बैच को पढ़ाया है क्या? हाँ, एक बार पढ़ाया बेटा। तो आएगा, बिल्कुल आएगा। ध्यान से सुनना। तो इसका मतलब एक्सटी ग्राफ क्या होगा? एक्सटी ग्राफ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, केवल ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी तो कॉनकेव अपवर्ड ही है। अरे, ऐसा भी तो हो सकता है, इसको हटा दो, ये कट कर दो। केवल इतना होगा तो भी तो कॉनकेव अपवर्ड है। ऐसा भी हो सकता है ना? केवल ऐसे स्टार्ट भी हो सकता है, ये नहीं हो केवल। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि चाहे जैसे स्टार्ट हो, होगा कॉनकेव अपवर्ड। अब इनमें से कौन सा होगा, ये समझने के लिए थोड़ा और ध्यान से और कंसंट्रेशन से सुनिएगा। बहुत मजेदार बात आपके सामने आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। कीप हैप्पी ऑलवेज सर जी, वेरी बेस्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ, तो जरा ध्यान से सुनना। होगा क्या बच्चों कि पहली बात तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन पर जो इक्वेशन आती है वो आती है x बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आती है कि नहीं आती है? चलो बताओ, टाइम में x के साथ ये कैसी इक्वेशन है? क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जिन्होंने क्वाड्रेटिक पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक्सटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला। ये जानकारी रख लीजिए। बाकी जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है वो घबराए नहीं, ये नाम याद कर लें कि पैराबोलिक ग्राफ हो। ठीक है, तो जो एक्सटी ग्राफ बताया गया है वो पैराबोला। बच्चों, अब ये पैराबोला तीन तरीके से हो सकता है। मतलब सर, मतलब तीन तरीकों की सिचुएशन में पॉसिबल है। ये आपको पकड़ना पड़ेगा कि कौन सी सिचुएशन की सर बात कर रहे हैं। तीन देखो जरा ध्यान से। यार, ये हो सकता है कि इस पैराबोला का सिर्फ इतना हिस्सा आए। ठीक, ये हो सकता है कि इस पैराबोला का पूरा हिस्सा आए, और ये भी हो सकता है कि इस पैराबोला का सिर्फ इतना हिस्सा आए। कैसे पहचाने कि सर कौन सा हिस्सा आए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता है, ये लोगों को पता नहीं होता है, इसी कारण से लोग गलती कर जाते हैं। देखना जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। है क्या बच्चों? जरा चेक करना। यहां स्लोप देखो, एक्सटी ग्राफ है। क्या मैं कह सकता हूं इस पूरे ग्राफ में स्लोप नेगेटिव है? पीछे की ओर झुकी हुई लाइन है। दैट मीन्स ये ग्राफ तब आएगा जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, पहले तो ये जान लो, तो स्लोप तो पॉजिटिव रहेगा, वेलोसिटी जो है वो पूरी की पूरी नेगेटिव। ठीक, अच्छा चलिए इसमें आइए। इसमें क्या स्लोप नेगेटिव है? क्या स्लोप जीरो है कि है? क्या स्लोप पॉजिटिव मौजूद की है? कि इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? पॉजिटिव स्लोप वाला। कोटा में मिलने का तरीका कुछ नहीं है बेटा। आप बिल्डिंग में आ जाइए अनअकैडमी टॉवर पे और सीधा बोल दीजिए मुझे एमबी सर से मिलना है, बात करनी। आराम से आप मिल सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है ना? तो देखो जरा, वेलोसिटी नेगेटिव भी होनी चाहिए, जीरो भी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्लोप नेगेटिव भी है, स्लोप जीरो भी है, स्लोप पॉजिटिव भी है। तो ऐसा ग्राफ होना चाहिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। जरा यहां पर देखो, पॉजिटिव स्लोप। अच्छा, आगे भी पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव। इसका मतलब इस एक्सटी ग्राफ से पता चल रहा है कि वेलोसिटी लगातार पॉजिटिव है। दैट मींस इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होगा बच्चों, वो लगातार पॉजिटिव होना चाहिए। बस हो गया। कोई अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये वाला हिस्सा आएगा, एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये वाला हिस्सा आएगा, नीचे भी है ऊपर भी है तो पूरा हिस्सा आएगा। इतना सा याद करता, जिससे खटाखट 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 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है बच्चों? तो हो जाए फिर एक क्वेश्चन। चलिए साहब देखिए क्या है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा।
पहले एक क्वेश्चन बाद में देखते हैं, एक काम करते हैं, a <0 का a <0 अगर कांस्टेंट है, इसका ग्राफ अब आप बताइए, ठीक है ना। देख, आप सारी बातें खुद से एक्सप्लेन करिए अपनी कॉपी में, मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा, फिर क्वेश्चन पूछूंगा जल्दी से। कल आ सकते हो आप 11 बजे मिलने, कल 11 बजे मिलने आ सकते हो दोपहर में, सुबह मतलब। तो a <0 पर मैंने थोड़ा सा टाइम आपको दिया, जानकर दिया। वीटी ग्राफ बता दिया, और एक्सटी ग्राफ का क्या अभिनव बेटा, बच्चा ये जो कॉन्केव अपवर्ड और कॉन्केव डाउनवर्ड की बात चल रही है, एक्सटी ग्राफ तो है बच्चा, एक्सटी, ये एक्सटी तो है, इसी को देख कर तो वीटी समझे ना हमको, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सीलेशन निगेटिव है तो क्या होगा, पहले तो एक्सीलेशन का ग्राफ टाइम एक्सिस के नीचे होगा, ये हो सकता है, 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 ठीक है। अच्छा, वीटी ग्राफ कैसा होगा, वीटी ग्राफ होगा वी टी, नेगेटिव स्लोप वाली लाइन, ये हो सकती है, 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 ये हो सकती है। कि एक्सटी ग्राफ क्या हो सकता है, कि एक्सटी ग्राफ ऑनवर्ड डाउनवर्ड होगा, तो ये हो सकता है, केवल ये हो सकता है, केवल ये हो सकता है, पूरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये कैसे डिसाइड करें बच्चों कौन सा होगा? अब सोचिए आप, देखिए बताता हूँ, याद करिए। अगर एक्सटी ग्राफ ये है, मान लीजिए इतना है एक्सटी ग्राफ, सिर्फ इतना, तो स्लोप देखिए पॉजिटिव की नेगेटिव, स्लोप देखिए पॉजिटिव की नेगेटिव, स्लोप है पॉजिटिव, चेक करिए स्लोप कैसा है। ये डिलीट कैसे हो गया यार, हाँ ये पहुंच गया, स्लोप कैसा है पॉजिटिव। अब बच्चों स्लोप अगर पॉजिटिव है और एक्सीलेशन निगेटिव का केस ले रहे हैं, स्लोप पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, तो केवल वेलोसिटी का वो वाला हिस्सा जो टाइम के ऊपर है वो होगा, तो ये ग्राफ आए, मतलब ये। अगर किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, केवल ये आया, तो हम कहेंगे स्लोप देखिए, स्लोप देखिए, स्लोप देखिए, स्लोप कैसा है निगेटिव, निगेटिव तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पहली बात तो एक्सीलरेशन लेस देन जीरो होने के कारण निगेटिव स्लोप की होगी, वो तो कंफर्म है। अब वैल्यू भी निगेटिव होगी, मतलब इधर होगी। किसी ने कहा अच्छा नहीं 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 नहीं, पूरा ग्राफ कब आएगा, मैं कहता तब आएगा जब वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों, तो भी कहानी खत्म। ये मैंने अपने पीछे ड्रॉ कर दिया, इसलिए इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूँ दोनों ग्राफ को बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ पूरा कंप्लीट होगा, ऐसा पूरा कंप्लीट, कॉन्कर डाउनवर्ड क्यों होगा ये तो पता ही है आपको, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा विद नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव वेलोसिटी होगी, नेगेटिव भी होगी, जीरो भी होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जीरो भी है। और एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, कि वेलोसिटी बताता है, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दीजिए।
आज शेड्यूल आ जाएगा। अब बस केवल एक क्लास और होगी वेडनेसडे को, ठीक है ना। फ्राइडे से छुट्टी है और नेक्स्ट फ्राइडे को क्लास होगी, सीधा एक हफ्ते की छुट्टी है। हाँ, 80 ग्राफ नितिन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जल्दी से पहले इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। अभिनव का कोई डाउट रह गया? वीटी ग्राफ का एक ही केस है, फिर से समझाओ। एक ही केस है? नहीं बेटा अभिनव, एक ही केस कहाँ है बच्चा। वीटी ग्राफ के तीन चीजें बताई ना पॉसिबल बाबू। अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो पहली बात तो वेलोसिटी ऐसी होगी, या वेलोसिटी ऐसी हो सकती है, या वेलोसिटी ऐसी हो सकती है। इन तीनों के करस्पॉन्डिंग मैंने बताया है कि जो एक्सटी ग्राफ है उसका कौन कौन सा पोर्शन आएगा। केवल ये वाला पोर्शन आएगा इस केस में पूरा आएगा, और इस केस में सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा बच्चा। तीन केस तो बताए वेलोसिटी के। थोड़ा कंफ्यूज हो गए लाला, लग रहा तुम। हाँ, वी फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, एक बार क्लास में बताया था, शाबाश। चलिए खैर, अब देखते हैं। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड in the upward direction with velocity 30 meter per second from the ground से draw an AT VT XT graph assuming upward direction as positive and point of projection as the origin। सबसे पहली बात, किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है? अपवर्ड को। तो चलिए शुरू हो जाइए। u इनिशियल वेलोसिटी +30 लेंगे या -30? +30। चलिए बताइए एक्सीलरेशन की वैल्यू -10 या +10? कि -10 की। क्यों -10? क्योंकि एक्सीलरेशन का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन, यानी कि कहां से स्टार्ट कर रहा है? ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है ग्राफ के। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 80 ग्राफ बच्चों, बहुत सिंपल, नेगेटिव -10। नेगेटिव, अभिनव पूछ रहे हैं नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा वीटी ग्राफ। बच्चा अभी हम यही तो पढ़ा रहे थे आपको, देखो वीटी के लिए तीन केस बताए ना, ये और ये वीटी के तो बताए हैं बाबू, ये तीनों वीटी के हैं बच्चा। अभिनव कुछ आज कंफ्यूज हो गया लग रहा है बाबू, एक बार दोबारा से देखना, तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, ये है एटी ग्राफ। चलिए अब आते हैं वीटी में। तो सबसे पहली बात ये बताइए, ए कांस्टेंट है कि नहीं है? ए कांस्टेंट है या नहीं है? ए कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप चेंज हो सकता है? कहीं पर भी, कहीं पर भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और नहीं हो सकता तो क्या होगा, प्लस या माइनस? मैंने कहा एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है। व्हाट इज एक्सीलरेशन? कि नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन पता चल गया, तो स्लोप नेगेटिव होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ठीक है। कहां से शुरू हो रहा है सर? इनिशियल वेलोसिटी +30, तो +30 पे मार्क कर लिया। चलिए, एक आपने ग्राउंड से +30 से अगर फेंका है तो कितने समय बाद पार्टिकल वापस आ जाएगा? 1D के क्वेश्चन याद करिए, 6 सेकेंड बाद वापस आ जाएगा। और वेलोसिटी यहां पर टकराने के जस्ट पहले -30 होगी बच्चा की नहीं होगी? हाँ, +30 और 6 सेकेंड बाद लाला -30 होगी, ठीक है। अमन, ऑफलाइन टीचर इतने प्यार से क्यों नहीं पढ़ाते? बच्चा मैं ऑफलाइन में तो और ज्यादा प्यार से पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में तो फिर भी कम हूँ। चलिए, तो ये +30 से स्टार्ट, नेगेटिव स्लोप होना चाहिए कांस्टेंट, और कहां तक जाएगा? -30। ये लीजिए साहब -30, ठीक है। और ये t बराबर 3 सेकेंड पर होगा। कि क्यों होगा सोचिए खुद से। हाईएस्ट पॉइंट पर मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0। तो ये हाईएस्ट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग पॉइंट है। और t बराबर -30 का मतलब जस्ट ये टकराने वाला है 6 सेकेंड पर।
ठीक, अब देखिए जरा ग्राफ कैसा है। ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव भी है, सब कुछ है। तो चलिए पोजीशन टाइम ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट करना है। पहली बात एक्सेलरेशन नेगेटिव, कॉन्कर डाउनवर्ड या अपवर्ड, कॉन्कर डाउनवर्ड। कहां से स्टार्ट होना है? पोजीशन से। तीन तरीके के ग्राफ पॉसिबल हैं, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, जीरो से स्टार्ट हो, ऐसा पॉसिबल है नेगेटिव स्लोप से स्टार्ट हो, सो कुछ भी हो सकता है गुरुजी। बिल्कुल सही बात है। तो क्या देखें, गुरुजी ने आपको बताया क्या देखें ऐसे केस में? गुरुजी ने आपको बताया कि वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी को देखें। तो वेलोसिटी देखते हैं गुरुजी, एक मिनट। तो वेलोसिटी कैसी है जरा चेक करो। वेलोसिटी में तीनों फंक्शन आ रहे हैं, प्लस भी आ रही है, जीरो भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो फिर ये हुआ ग्राफ, पार्टिकल ओरिजिन से चला था, ग्राउंड से चला था, ग्राउंड पे आ गया, ये पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट है, और ये हो गया ग्राफ। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है ना तो एक बार घर पे वापस समय दीजिए, मेरी रिकॉर्डिंग को वापस से देखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए फटाफट जल्दी से। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन पर, जल्दी से देखिए और इसको सॉल्व करिए फटाफट, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट क्लास में मतलब 1D काइनेमैटिक्स में खत्म कर दूंगा, ठीक है। और दिवाली के बाद जब लौट के आएंगे तो 2D से शुरू करेंगे, 2D एंड रिलेटिव मोशन। ठीक है बच्चों, आज का यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्वेश्चन को ट्राई करके आइएगा, ये उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए। मैं जानबूझ करके यहाँ पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये क्वेश्चन बता दूंगा तो फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको लड़ने का मजा खत्म हो जाएगा। तो इसको ट्राई करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्लीज ट्राई करके आइएगा, प्लीज नोट्स रिवाइज करके आइएगा, आपको मजा आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए साहब, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।